शुरू करते हैं। ऑल टीचर एग्ज़ाम टीजीटी टीचर के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो ये संशोधन अधिनियम 2005 का है, हिंदू उत्तराधिकारी यानी कि उत्तराधिकारी जैसे पिता है उसकी जो संपत्ति है उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो होगा, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला ऑप्शन है पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों। दूसरा ऑप्शन है पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों। तीसरा ऑप्शन है पत्नी पुत्र पुत्रियों तथा बहन बहनों। चौथा ऑप्शन है पुत्री पुत्रियों पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। तो यहाँ पे जो पहला जो अधिनियम था उसके अनुसार जो पिता की जो संपत्ति होती थी और उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका अधिकारी होता था उस संपत्ति का, वो उसकी पत्नी होती थी और पुत्र होता था। लेकिन 2005 में क्या हुआ कि इसमें पुत्री को भी जोड़ दिया गया। तो अगर पिता की मृत्यु हो जाती है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम के अनुसार 2005 के अनुसार, तो उसमें पत्नी के साथ साथ पुत्र और पुत्री का भी हिस्सा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया। तो विविधता में एकता जो ये मुहावरा है ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और ये जो मुहावरा दिया था ये भारत जैसे देश में जहाँ पर हर जगह हर क्षेत्र में विविधता है, जाति ले लो या फिर संस्कृति रहन सहन भाषा, हर क्षेत्र में विविधता है, तो ये भारत जैसे देश में ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। ये राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के समय ये मुहावरा उन्होंने प्रयोग किया था। तो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जनपद पंचायत के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, उनको देखना है। पहला कथन है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि जिला स्तर पर जो विकास योजनाएं होती हैं उसको जिला परिषद निर्धारित करती है। दूसरा ऑप्शन है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती हैं। तो ये भी गलत है दूसरा कथन भी। यहाँ पे भी ये जिला परिषद का ही कार्य होता है। जन पंचायत और ग्राम पंचायतों के मध्य धन का वितरण जो करने का कार्य होता है वो जिला परिषद का ही होता है। तो ए और 2 दोनों कथन गलत हैं। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे सूचना का अधिकार से संबंधित, तो इनमें से सही का चयन करना है कि इस अधिकार से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों, तो ये गलत हो गया। केवल केंद्रीय सरकार नहीं बल्कि इसमें क्या राज्य सरकार भी आती है, केंद्रीय सरकार भी आती है, इसमें सभी क्षेत्र आते हैं। सभी किसी भी विभाग की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो ये गलत हो गया, इसलिए इसमें केवल केंद्रीय सरकार दिया गया है जबकि इसके अंतर्गत राज्य सरकार भी आती है। दूसरा कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी सत्र के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ये भी गलत हो गया कि इसमें किसी भी न्यायालय में याचिका दाखिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें सीधे ही आप उसमें सूचना प्राप्त कर सकते हैं बगैर न्यायालय में याचिका दाखिल करें। तो दोनों ही कथन हैं जो है गलत हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ए और 2 दोनों कथन गलत हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सुल्ताना का सपन नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। तो सुल्ताना का सपना जो एक कहानी है ये पश्चिम बंगाल की रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा है। तो पहला ऑप्शन मुमताज़ अली, दूसरा ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, तीसरा ऑप्शन है रास सुंदरी देवी, चौथा ऑप्शन है रुकैया सखावत हुसैन। तो सुल्ताना का सपना जो ये पाठ जो एक कहानी सम्मिलित की गई है पाठ्य पुस्तक में, ये रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखी गई है।
छठा क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी। तो एक गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी थी, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ज्योतिराव फूले ने लिखी थी और ये एक समाज सुधारक थे और ये दलित थे। तो पहला ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है EV रामास्वामी पेरियार, चौथा ऑप्शन है श्री नारायण गुरु। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ज्योतिराव फूले। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का क्या अर्थ है। जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है इसके संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उसमें जो अपील एक शब्द उपयोग किया जाता है, जो एक अपील की जो प्रक्रिया होती है उसका अर्थ बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। तो ये अपील के तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे तो एक तरीके से प्रेशर की ऑर्डर की बात हो रही है कि ऊपर की अदालत के फैसले नीचे वाले को मान्य होते हैं। तो अपील का यहाँ पे कोई पहले ऑप्शन में कहीं भी प्रयोग नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ये राइट आंसर है यहाँ पे। अगर किसी को लगता है नीचे जो उस अदालत ने उसके खिलाफ फैसला जो दिया है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो उसको लगता है कहीं ना कहीं वो गलत दिया है, फैसला सही नहीं है, तो वो ऊपर की अदालत में जा सकता है, अपील कर सकता है। तो ये ही न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील का अर्थ है। तीसरा ऑप्शन है कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। चौथा ऑप्शन है तो इसमें अपील से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो अपील इसी की अपील का अर्थ ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। आठवां क्वेश्चन है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। तो आपको पता है लोकसभा में जो सत्ताधारी होता है यानी जिसकी जो आधी से अधिक जो लोकसभा की जो सीटें होती हैं और जिसकी आधी से अधिक वोट डलती हैं लोकसभा के मेंबरों द्वारा, तो प्रधानमंत्री उसका बनाया जाता है और प्रधानमंत्री ही उसका मुख्य होता है लोकसभा का। तो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा अध्यक्ष, चौथा राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट प्रधानमंत्री। नौवां क्वेश्चन है सरकार की कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन है देश के प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। चौथा ऑप्शन है निर्वाचित प्रतिनिधि। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और ये स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं, ये इसके उदाहरण है। तो सरकार की जो कार्यपालिका के अंग होते हैं वो लोगों का एक ऐसा समूह जो कानूनों को लागू करने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि कानूनों के अनुसार शासन चलाने के लिए वो उत्तरदायी बाध्य होता है। 10वां क्वेश्चन संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, यानी 22वां जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें क्या बताया गया है, क्या सुनिश्चित करता है वो। तो पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, चौथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 जो है संविधान का, उसमें आप गिरफ्तारी की जाती है जो विक्टिम की, उसको गिरफ्तारी के समय या फिर हिरासत में जो उसको लिया जाता है उसमें दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार देता है अनुच्छेद 22। यानी अनुच्छेद 22 के अनुसार अगर आप क्या है किसी भी जो आपको गिरफ्तार करता है उसके दुर्व्यवहार से बच सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 22 जो है वो बचने का अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को अगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है हिरासत के दौरान या फिर गिरफ्तारी के दौरान। 11वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न 3 कथनों पर यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। ये सामाजिक विज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में दिए गए हैं, तो आपको इनमें सही कथन बताने। तो पहला कथन है ये अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। तो ये सामाजिक विज्ञान जो है ये अपने वातावरण में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है ये लोगों के संबंधों और उनके अंतर निर्भरता पर अध्ययन है। तो ये भी ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अंदर ये चीज़ें भी लोगों का आपस में अंतर निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता और उनका आपस में संबंध, ये चीज़ें भी सारी सामाजिक विज्ञान के स्वरूप का ही एक रूप है। और तीसरा जो कथन है यह है अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान में क्या है कि इतिहास को भी सम्मिलित किया गया है। तो इसमें क्या है अतीत और वर्तमान के साथ जो घटनाएं होती हैं उनमें जो संबंध होता है उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2 और 3 तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे उचित विकल्प का चयन करना है।
12वां क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु शामिल है। तो यही चीज़ आ गई यहाँ पे क्या है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है वहाँ पर एक तो राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु शामिल है। तो यहाँ पे इसमें तीन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थशास्त्र, एक राजनीतिक विज्ञान और एक आपका होता है इतिहास। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र दिया गया है 3 में से, तो अर्थशास्त्र आपका राइट आंसर होगा। जबकि दर्शनशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान ये अलग विषय हैं, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। 13वां क्वेश्चन, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। यानी जो इतिहास की जो चीज़ें हैं उनमें जो कल्पनाएं की जाती हैं इतिहास को लेकर के, जो कल्पनाएं या फिर एक तो अनुमान लगाए जाते हैं जो इतिहास को लेकर के, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे उचित विकल्प को यहाँ पर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, ये वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। और दूसरा ऑप्शन है, स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। तीसरा ऑप्शन है, ये तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे क्या है कि जब आप ऐतिहासिक कल्पना पर जब बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, एक तो इंटरेस्ट लेगा उसमें, कल्पनाओं पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको जानने की, यानी उसके सामने एकदम नई चीज़ आएगी और वो इतिहास से जुड़ी हुई होगी, उससे रिलेटेड होगी, तो उस बच्चे उत्साहित होगा उसको जानने के लिए। तो ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। 14वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में सबसे उचित कारण को चुनिए। तो यहाँ पे वृत्तांतों की बात हो रही है, यानी कि वृत्तांतों का प्रयोग आप किस लिए करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए। तो पहला ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि आप कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है, यानी वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। तो वृत्तांतों का प्रयोग इसलिए करेंगे कि वृत्तांत जो होते हैं अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, वृत्तांत जो होते हैं अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हम वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्योंकि। अब यहाँ पे लोकप्रियता जो सामाजिक विज्ञान की है उसके अनुसार ये एक अनुमान लगाया गया राष्ट्रीय आधार समूह 2006 में कि सामाजिक विज्ञान अपनी लोकप्रियता खो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है कि, यानी कि उसकी जो लोकप्रियता है, जो इंटरेस्ट है उसका लोगों का उसमें सामाजिक विज्ञान में, वो क्यों कम हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यानी एक तरीके से कमी है सामाजिक विज्ञान की, या कमी बतानी है इस क्वेश्चन में। दूसरा ऑप्शन है, कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। चौथा, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियाँ प्रस्तुत, यानी अंतर विरोध आपस में टकराव की जो स्थिति होती है, तो इसलिए इसका क्या है, लोकप्रियता कम हो रही है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। तो यहाँ पे जो विद्यालय में जो आकलन होता है, विद्यालय आधारित आकलन जो होता है, तो यहाँ पे अनुपयुक्त वर्णन बताना उसका। तो पहला ऑप्शन है, ये गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। दूसरा ऑप्शन है, ये सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तीसरा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। चौथा, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये बाकी सभी में क्या है कि यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, ठीक है करता है। यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, ये भी ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ये सभी पक्षों को सम्मिलित करता है, ये भी ठीक है। पर यहाँ पे क्या केवल शब्द लगा दिया, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, तो इसलिए ये क्या होगा, अनुपयुक्त है। इसलिए केवल शब्द लग गया, केवल की वजह से ये क्या होगा, अनुपयुक्त हो गया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 17वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, या कथन दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान विषय को संपादित करने की भूमिका, यानी एक शिक्षक के विषय बारे में यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं कि एक शिक्षक की भूमिका क्या है सामाजिक विज्ञान विषय को संपादित करने में।
तो इनमें सही उत्तर का चयन करना। तो पहला कथन है, यानी शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करें। ये बिल्कुल ठीक है। एक शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की गरिमा को ध्यान में रखा जाए, उनकी आवश्यकता सुनिश्चित की जाए और संवेदनशीलता के साथ चर्चा की जाए। दूसरा जो कथन है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं का अवश्य बदले। ये गलत हो गया। लड़कों और लड़कियों के यहाँ पर जिक्र यानी भेदभाव वाली लिंग जो है यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं और अलग अलग तरीके से उन पर लड़कों के बारे में तथ्यों और लड़कियों के बारे में उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा है। ये इस तरह से भेदभाव गलत है। तो दूसरा कथन गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल पहला कथन जो है वो उचित है या फिर वो सही है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 18वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में हमें वृत्तांतों पर प्रश्न क्यों करने चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सारे यहाँ पे सीटेट में ये पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे सामाजिक विज्ञान में हमको जो पुरानी जो कल्पनाशीलताओं पर, इतिहास की कल्पनाओं पर क्वेश्चन क्यों करने चाहिए, सामाजिक विज्ञान की एक कमी बतानी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इसको हमको लाभ हानि, तुलना करना, उनके अवधारणा, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हमको इनकी सामाजिक विज्ञान अध्ययन की पढ़नी है। तो पहला ऑप्शन है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। दूसरा यह है, सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तीसरा, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। चौथा, ये पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यानी इसके अंतर्गत क्या है, जो चीज़ें हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से और प्रमाणित, विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में चीज़ें प्रमाणित होती हैं। तो इसमें प्रमाणित ज्ञान, जो ज्ञान प्रमाणित है उसी को एक क्रमबद्ध तरीके से अर्जित किया जाता है। इसीलिए इसको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। इस के अध्ययन को, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को हम क्या वैज्ञानिक कह सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित, यानी नियोजित और थोड़ा नियोजित और बिल्कुल अनियोजित यानी नियोजित ही नहीं है, ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। आप इन 3 चीज़ें दी गई यहाँ पे, नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित। इन तीनों को आपको क्या है, इनको एक समय के अनुपात में क्या करना है, इनको एक दर्शाना है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स में जो होते हैं चार्ट, एक पाई चार्ट में दर्शाना है आपको। तो इनमें से कौन सा चित्रण, आरेखीय चित्रण सबसे उचित होगा। तो पहला ऑप्शन है समय रेखा आरेख, दूसरा ऑप्शन दंड आरेख, तीसरा प्रवाह आरेख, चौथा चक्र आरेख। तो आपका राइट आंसर होगा चक्र आरेख। यानी कि एक चक्र बनाया, उसमें उसके समय का जो अनुपात है उसके अनुसार उसको, उनमें जो 360 डिग्री का चक्र होता है उसमें उसको डिवाइड करके और उसको उसमें दर्शाया जा सकता है आसानी से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट 20वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो यहाँ पे क्या है, जो शिक्षार्थी हैं उनका सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन, यहाँ पे आकलन हो रहा है विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में आकलन किया जा रहा है कला के माध्यम से। तो इसमें कला के माध्यम से आकलन, कला के ही माध्यम से क्यों करें, यानी कि कला के माध्यम से आकलन का एक यहाँ पे प्रॉफिट बताना है या लाभ बताना है। तो पहला ऑप्शन है, ये एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। दूसरा है, यह अवधारणा उचित, तो यहाँ पे आनंददायी मूल्यांकन तरीका, पर इसमें हमको क्या है, सबसे उचित कारण ढूंढना है। ठीक है। दूसरा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, यह पाठ्यपुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। चौथा, यह शिक्षार्थियों के चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो यहाँ पे जो सबसे उचित कारण है वो ऑप्शन नंबर 2, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। यानी जब अब कला के माध्यम से जब आकलन किया जाएगा तो कला में क्या है, एक व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। यानी एक बच्चा जो है वो एक व्यक्तिगत रूप से उस कला में क्या है, इन्वॉल्व है, उसमें सम्मिलित है। तो इसीलिए ये क्या है, सामाजिक विषय में आकलन करने का सबसे उचित कारण इसका यही है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से बच्चा इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आज के लिए कंप्लीट।